सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। 24 अप्रैल 1973 आज ही के दिन माननीय न्यायालय द्वारा एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था जिसने संविधान के स्वरूप को ज्यों का त्यों बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस जजमेंट को, इस ऐतिहासिक फैसले को हम केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य केस नाम से जानते हैं या फिर हम इसे फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जानते हैं। तो क्या था केशवानंद भारती केस, क्या थी इसकी पृष्ठभूमि और ये क्यों एक ऐतिहासिक फैसला बना और इसने एक ऐतिहासिक स्वरूप हमारे संविधान के ढांचे को दिया। केशवानंद भारती केस, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देख लीजिए। ये लॉन्गेस्ट केस है इंडिया का, 68 डेज का ये चला था केस। ये अपने आप में 13 बेंच का कॉन्स्टिट्यूशनल एक केस था। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था पिछली क्लास में आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का बनाने का प्रावधान है। The constitution of more than 70 countries were studied and compared to finally reach to the judgment of Keshwanand Bharati case. The judgment of this case is 703 pages long and ये judgment इसलिए important है क्योंकि it is a most important judgment in the history of India, क्योंकि इसने हमारी डेमोक्रेसी को सेफगार्ड रखने के लिए अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। Case is also known as fundamental right case. Background, देखिए, जब हमारा संविधान बना तो संविधान में हमें बहुत तरह के अधिकार अपने नागरिकों को दिए गए थे, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है, राइट टू लिव विद डिग्निटी है, देन हमारा आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 16 है। इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट राइट हमें उस समय में दिया गया था जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी। वो एक हमारा फंडामेंटल राइट था। इसका मतलब है कि राइट टू प्रॉपर्टी एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। सरकार या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट उस राइट को हनन नहीं कर सकता है, उस फंडामेंटल राइट का ब्रेकडाउन नहीं कर सकता है कोई भी सरकार या पार्लियामेंट। बट उसी समय, वो ही एक समय ऐसा भी था जब हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी और सोशली डिवाइडेड थी। कुछ जो हमारे उच्च वर्ग के लोग थे जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ था, वहीं पे कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारा वैसा भी था जिनके पास वेल्थ नहीं थी, जिनके पास लैंड नहीं थी। तो हमारी हर जो सरकार चाह रही थी, क्योंकि संविधान में ये एक प्रावधान है अगर आप पता हो, हर सरकार अपने लोगों के लिए जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए स्टेप्स लेगी ताकि वो सोसाइटी में एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। तो हर सरकार उन सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ ना कुछ लैंड रिफॉर्म्स कर रही थी ताकि वो एक कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो एक ही वर्ग के लोगों के पास ना रहे। तो बैकग्राउंड क्या था? After the independence, every state was rebuilding their social and economic conditions, and after the formation of the constitution, when citizens get their fundamental rights, they realize that equality is their right. क्योंकि जब अधिकार दिए गए संविधान में, तो संविधान में उन अधिकारों के प्रति जागरूकता भी उन नागरिकों में आई। At that time, the system was like that the resources and means of production was up to certain people only, and they slowly realized that concentration of wealth is not at all right. जैसा कि मैंने कहा, प्रॉपर्टी थी, जो वेल्थ था, जो लैंड थी, वो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी लोगों पे ही कंसंट्रेटेड थी, जो कि एक तरह से राइट टू इक्वालिटी का भी क्या है, हनन है। एंड टू चेंज दिस, ऑल द स्टेट्स वर टू मेक चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग लॉज एंड सिस्टम। तो हर सरकार अपने लॉज, अपने कानूनों में परिवर्तन ला रही थी ताकि एक तरह से हर सोसाइटी के जितने भी हर सोसाइटी का जो सेक्शन है उसमें एक तरह से इक्वालिटी और इक्विटेबिलिटी लाई जा सके। सो इसी तरह का एक हमारा स्टेट था केरला। स्टेट ऑफ केरला डिड द सेम। उन्होंने भी अपने सोशली और इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए अपने लोगों की, वहाँ पे जो सिस्टम, जमींदारी सिस्टम थे, टेनेंसी एक्ट थे, अदर ओनरशिप एक्ट्स थे, उनमें परिवर्तन लाए और एक केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 का वो लाए। इस एक्ट अकॉर्डिंग सरकार किसी भी सोसाइटी को या किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए
अब किसी की भी भूमि को अपने अंतर्गत ले सकती है, कि हर किसी के लैंड ओनरशिप राइट्स हैं उनमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन एक सरकार लगा सकती है. सो नाउ दिस लैंड रिफॉर्म पुट अ रिस्ट्रिक्शन ओवर दैट हाउ मच लैंड एनीवन कैन ओन. बेसिकली इट रिस्ट्रिक्टेड द राइट, प्रॉपर्टी राइट ऑफ द सिटीजन. मतलब कौन कितनी ज़मीन रखेगा, किसके अधिकार में कितनी ज़मीन रहेगी, वो सरकार डिसाइड कर सकती है और करेगी. अब एक तरह से इसमें एक डायकोटमी आ गई सरकार के लॉज में और जो फंडामेंटल राइट है. फंडामेंटल राइट कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट है और ये कोई भी सरकार नहीं ले सकती. पर सरकार ने एक तरह के लॉ भी, कानून भी बना दिया कि हम चाहें तो आपके लैंड को एक्वायर कर सकते हैं. आप कितनी लैंड होल्डिंग करेंगे वो हमारे अधिकार में, क्षेत्र में है. So by using this act, the Kerala government acquires the land of Ednir Mutt of Kasaragod district. Kasaragod district में एक मठ था, उस मठ की लैंड को सरकार ने एक्वायर करी. अब जब लैंड को सरकार ने एक्वायर करी तो उस मठ के संचालन में इफेक्ट हुआ, इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि उस मठ का संचालन में अब कहीं ना कहीं सरकार का कंट्रोल था. तो जब सरकार ने कंट्रोल किया तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी उस मठ की क्या हुई, एक तरह से हैम्पर हुई. तो उस मठ को संचालन करने में वहाँ के जो मठाधिकारी थे या जो भी मठाधीश थे उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें आई, क्योंकि इकोनॉमी एक तरह से फॉल डाउन कर गई. एंड दे वर फेसिंग प्रॉब्लम्स टू मैनेज द सोशल वर्क्स ऑफ द मठ. So this land acquisition was challenged by the head of this मठ, and इन मठ के जो हेड थे उनका नाम था केशवानंदा भारती. अब हुआ क्या कि जब मठ में दिक्कतें आई, मठ के संचालन में दिक्कतें आई, उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम आई, जब मठ की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई तो उनके जो मठ के हेड थे जो कि केशवानंद भारती थे, उन्होंने केरला लॉ, जो लैंड लॉ रिफॉर्म हुआ था 1963 का, इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया. क्यों? और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की और इस रिट पिटीशन में कहा कि सरकार के इस लैंड लॉ एक्ट सरकार ने दिया है वो मेरे राइट्स का वायलेशन है. कौन कौन से राइट का? राइट टू आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है. आर्टिकल 19F क्लॉज F राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन है. आर्टिकल 25 says that everyone has a right to profess, propagate, कॉन्साइंस योर रिलीजन. हर किसी का अपना अधिकार है वो किस तरह से अपने रिलीजन को कॉन्साइन प्रोपोगेट कर रहा है, प्रोफेस कर रहा है. और आर्टिकल 26 सेज दैट एवरीवन हैज़, मतलब किसी भी मठ को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने का अधिकार अंडर आर्टिकल 26 है. तो पेटिशन में लिखा गया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 क्लॉज F, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का वायलेशन ये सरकार का कानून कर रहा है. His saying was that to own a land and to manage it is a fundamental right of a citizen and these fundamental rights should be protected. Now, उसी समय में बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एक तरह से लड़ाई चल रही थी, खींचतान चल रही थी दो सुप्रीम पावर्स के बीच में. और ये सुप्रीम पावर्स क्या थे? एक तो पार्लियामेंट और एक जुडिशरी. और किस एक बेसिक क्वेश्चन पे लड़ाई थी? सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बीच में किस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे लड़ाई थी? वो क्वेश्चन था आर्टिकल 368 आर्टिकल इज रिलेटेड विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब संविधान में किसी भी तरह का अगर कोई परिवर्तन किया जाता है उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं. तो आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द पार्लियामेंट द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ठीक है, आर्टिकल 368 ने पार्लियामेंट को पावर दी है, बट किस एक्सटेंट तक पार्लियामेंट उस पावर को यूज करेगा? पार्लियामेंट इतना ऑथराइज है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह बदल सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या पार्लियामेंट चाहे तो उन्हें कर्टेल कर सकता है? और अगर पार्लियामेंट पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल भी सकता है तो किस हद तक, किस एक्सटेंट तक पार्लियामेंट के वो पावर्स हैं ताकि जिसमें वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में. So basically there was a fight, there was a tussle between the two strong powers, that is the parliament and the judiciary.
पार्लियामेंट कहता था कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम सुप्रीम हैं, हम चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा स्वरूप बदल सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता था ऐसा नहीं है। आपके कुछ एक तरह का कुछ एक्सटेंट जो भी है, आप जिस एक्सटेंट तक पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हो, उनमें कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस हैं, कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक्स हैं। सो गोलकनाथ केस आया था। गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट, दे हैव सम रोड ब्लॉक्स। मतलब पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड any part of the constitution by itself. They have some restrictions. Some restrictions are there on the powers of the parliament to amend the constitution. तो इसका मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एक लेवल अप किया कि नहीं, हम आपके पार्लियामेंट के पावर को जो कि अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके पूरी तरह से हम एक नहीं मान सकते कि पार्लियामेंट हर कॉन्स्टिट्यूशन की हर को पूरी तरह अपने तरीके से अमेंड कर सकता है, हम इस बात को नहीं मानेंगे। अब जब गोलकनाथ का केस दिया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ का जजमेंट दिया, इन रिटेलिएट टू गोलकनाथ जजमेंट पार्लियामेंट पासेस some constitution, parliament did some constitutional amendment acts that were 24th, 25th and 29th amendments were done to reverse the judgment of the Supreme Court and to regain the authority to amend the constitution. तो गोलकनाथ केस में जहां सुप्रीम कोर्ट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई पार्लियामेंट पे, इसी रिटेलिएशन में पार्लियामेंट ने 24वां, 25वां और 29वां संविधान संशोधन किया। अब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेज दैट it gives the parliament the power to amend the fundamental right, and it says parliament has the power to amend any provisions of the constitution. Means 24th constitutional amendment के according parliament fundamental rights को amend कर सकता है, और वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान को अमेंड कर सकता है। Then Constitutional Amendment Act 25th says that right to property can be curtailed. We know that right to property was a fundamental right at that time. So right to property is not an absolute right, it can be curtailed. So Parliament, if wanted, they can put restrictions on the right to property, right of the people. Then Article 29th, Constitutional Amendment Act 29th. Basically पार्लियामेंट ने क्या किया, जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट थे उनको 9th शेड्यूल में डाल दिया। अब ये 9th शेड्यूल क्या चीज़ है? बेसिकली 9th शेड्यूल में जिस किसी को भी डंप किया जाता है या डाला जाता है, बेसिकली वो एक तरह से एक्ट को, उस प्रोविजन को, उस आर्टिकल को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। प्रोटेक्शन किससे? जुडिशियल रिव्यू से। समझो, वी नो जुडिशियल रिव्यू इज अ वेरी बेसिक फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू मतलब एनी एक्ट, एनी लॉ मेड कैन बी क्वेश्चन इन दी कोर्ट्स। सो 9th शेड्यूल में कुछ भी जब चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक तरह का प्रोटेक्शन उस एक्ट को, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा कि अब वो कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं है। मतलब इन एक्ट्स पे जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है वो नहीं लागू होगा। So Land Reforms Act under 9th schedule, it says that laws which goes under 9th schedule cannot be questioned and cannot be reviewed by the courts. Thus, due to this Land Reforms Act, they got the immunity from being questioned by the courts. Now, अब मेन क्वेश्चन क्या था? ठीक है, तो अभी हमने क्या स्टोरी देखी, गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए कि आप हर तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते। तो रिटेलिएशन में पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 24th, 25th और 29th किए। अब बेसिकली जो झगड़ा था, ये टसल थी, मैंने आपको पहले बताया था, ये किस क्वेश्चन पे थी कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। पहला तो क्या कर सकता है, और अगर हाँ कर सकता है तो किस एक्सटेंट तक कर सकता है, किस लिमिट तक कर सकता है, कि या फिर पार्लियामेंट इतनी फाइनल अथॉरिटी कि वो जो चाहे कर सकता है। तो दो क्वेश्चन थे बेसिकली, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, और अगर हाँ किया जा सकता है तो व्हाट कैन बी द एक्सटेंट टू विच दे कुड बी बेसिकली बी अमेंडेड। नाउ, सो लार्जेस्ट बेंच एवर ऑफ 13 जजेस,
13 जजेस की ये लार्जेस्ट बेंच थी. In the previous case of Golaknath versus State of Punjab, where Supreme Court has said that Parliament cannot amend the fundamental rights, this judgment was stated wrong and it ruled. Now, अब हम ये जजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि केशवानंद भारती केस में एक्चुअली में क्या जजमेंट आया था. तो केशवानंद भारती केस में पहली बात तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रखे गए थे वो ये था, पहला कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है. दूसरा, अगर किया जा सकता है तो किस एक्सटेंट तक, किस लिमिट तक पार्लियामेंट उन फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है. तो व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट, सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना, इसमें ऑब्जेक्टिव में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, इसमें बेसिकली गोलकनाथ के केस के जो जजमेंट था उसको पूरी तरह ओवर रूल कर दिया. एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये याद रखना, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि डज पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक जो पहले हमें क्लिक करता है कि नहीं, फंडामेंटल राइट वो बेसिक स्ट्रक्चर वाला आ जाता है. तो ये ध्यान रखना कि पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरी, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज़ द एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये दो चीज़ें याद रखना कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड, पार्लियामेंट इज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू अमेंड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि डज पार्लियामेंट हैज़ द एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, योर आंसर विल बी येस. अब ये बेसिक स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, उस पर ध्यान मत दो कि इफ नहीं मैम कर तो सकता है पर बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, वो हम बात थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी भूल जाओ. तो सुप्रीम कोर्ट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड किया कि यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन एंड पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी ऑल्सो. नाउ पार्लियामेंट ने ये चीज को एक्सेप्ट करी, बट ऑल दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट वेदर पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट. मतलब ये जो दो पॉइंट्स हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन किया था कि क्या पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है. तो यस, Parliament can amend the provisions of the Constitution and Parliament is the ultimate authority to absolute authority to amend the provisions of the Constitution. But the second important question, to what extent? Now ये जो question है ना, to what extent, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बहुत ही क्रिएटिविटी यूज़ की और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन को दिया. समझ गए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, बट टू व्हाट एक्सटेंट. दैट एक्सटेंट वाला क्वेश्चन का आंसर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया. नाउ व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सेज दैट कि पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, but it should not interfere with the basic feature of the constitution. मतलब आप अमेंड कर सकते हो, बट ये नहीं कि आप पूरी तरह से संविधान के हर पूरे स्वरूप को ही बदल दो. नहीं, देयर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, सेक्युलरिज्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं. इन बेसिक स्ट्रक्चर्स पे आप इंटरफेयर नहीं करेंगे. द मूवमेंट दीज basic features will be violated. If these basic features will be violated, that amendment will be considered as null and void. समझ गए कि आप अमेंड कर सकते हैं, but if any amendment will be inconsistent with the basic features of our constitution, that amendment will be considered as null and void by the Supreme Court. और एक कोई बहुत ही एग्जॉस्टिव लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी कि ये लिस्ट है. नो, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट दिस विल बी डिसाइडेड ऑन केस टू केस बेसिस बाय द कोर्ट्स. कि कौन सा फीचर बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो केस टू केस डिसाइड किया जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा या फिर कोर्ट्स के द्वारा वो चीज़ डिसाइड की जाएगी. So this is important. This is, you probably must have heard. So what is basic structure doctrine? That any
amendment or any law which is inconsistent with the basic features of our constitution will be considered as null and void. And what are the basic features? This will be decided by the courts on case to case basis. इसका मतलब है कोई exhaustive list of basic features has not been given by the Supreme Court. So Parliament has the powers to amend any provision of the Constitution, but it can use their amending powers to only that extent that it should not violate the basic structure of the Indian Constitution, and this is called as Basic Structure Doctrine. 25th Constitutional Amendment Act and 29th Constitutional Amendment Act was held valid. 9th शेड्यूल पे क्या कहा? 9th शेड्यूल में कहा कि एनी एक्ट यू कैन पुट इनटू द 9th शेड्यूल, बट 9th शेड्यूल कैन ऑल्सो बी जुडिशियली रिव्यूड. जो पहले एक तरह से प्रोटेक्शन 9th शेड्यूल को दिया था, वो प्रोटेक्शन, वो जो एक तरह से प्रोटेक्टिव सर्कल था, वो भी बस्ट हो गया. ठीक है, इसका मतलब है 9th शेड्यूल को भी जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में ले लिया गया. 9th schedule, Supreme Court said that if there is any law which has been put under 9th schedule, if they violate the basic feature of the constitution, that law can be judicially reviewed and it could be challenged in the courts. Now, so on 24th April 1973, this landmark judgment introduced the basic structure doctrine. So, any exhaustive list was not given in this case, but indicative list was given that these features will qualify the basic elements, and also said that in future many other features could be added up in the list and it will be decided by the courts on case by case basis. ये बात मैंने आपको बता दी कि एक इंडिकेटिव लिस्ट दी थी, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी थी. इंडिकेटिव लिस्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लॉ है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सोवरेनिटी है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है, ये कुछ बेसिक elements Supreme Court ने दिए थे. But again Supreme Court has added one thing, that what will be considered as a basic element, it will be decided by the courts. But any element is an essential element or not, it would be decided by the courts. This case is so important because in this case Supreme Court used their creativity. I always say that Supreme Court is the most interpretative court. It's known for their interpretation. So Supreme Court has used their creativity and innovation, and they have came up with a very beautiful doctrine, that is a basic structure doctrine, so that a balance between legislature and judiciary can be maintained. ठीक है, this case safeguarded democracy for the upcoming years. Now, what are the some basic features? For example, supremacy of the constitution, rule of law, separation of powers, judicial review, federalism, secularism, independent of judiciary, the republican nature, the sovereign nature, the democracy nature, freedom and dignity of the individual, and all other elements which are given in the preamble. For example, socialistic, democracy, justice, fraternity, dignity, everything, they are the basic elements of our constitution. So I hope you have enjoyed the class and you have learnt a lot from this Keshwanand Bharti case class. एंड जो भी आपके इश्यूज़ थे, जो भी आपके अभी तक हो सकता है इस केस को, इस जजमेंट को समझने में दिक्कत आई होगी कि क्यों केशवानंद भारती केस आया था, क्या क्या टसल थे पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, गोलकनाथ केस क्या था, 24, 25, 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट थे, और किस तरह से केशवानंद भारती केस एक तरह का लैंडमार्क जजमेंट था जिसने हमारी डेमोक्रेसी को बनाए रखने में अपना बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान दिया. और ये अभी तक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच.